हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वारुण क्लासेस। 10th वालों, कैसी चल रही है प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। अगर अच्छी नहीं चल रही कोई बात नहीं, आपके पास टाइम है अभी 2-3 महीने का, कर लेंगे प्रिपरेशन। तो आज हम करेंगे सैंपल पेपर सोशल साइंस का। ठीक है, 10th क्लास का सोशल साइंस का सैंपल पेपर जो है सीबीएसई ने प्रोवाइड कर रखा है, उसको करेंगे। इस वीडियो में हम करेंगे वेरी शॉर्ट, 20 जो क्वेश्चन है पूरे पूरे समझते हैं वन बाय वन। उससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एक वीडियो होती है, एक टॉपिक होता है हाउ टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड्स। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड्स लिख देते हैं, 95% नंबर ले लेंगे 10 दिन में, 2 हफ्तों में। वो क्या होता है कि आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अगर मार्क्स आपको चाहिए तो प्रिपरेशन भी आपको करनी है। इंडिया का या फिर वर्ल्ड का कोई भी बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर आपको ला दे और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर देंगे ना, तब भी आपके मार्क्स 95 प्लस नहीं आ सकते। जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, जब तक आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें जो मार्क्स अच्छे आ सके जिससे आपके, ठीक है, वो बातें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, फिलहाल सैंपल पेपर की तरफ बात करते हैं। तो फर्स्ट जो है सैंपल पेपर में आपको कैसे अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन एफ है जो हमारे पास 6 सेक्शंस हैं, जिसमें 37 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो 20 मार्क्स के वन वर्ड जो आते हैं उनकी तरफ हम बात करते हैं। तो सेक्शन ए जो है ना, वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चंस, 1 मार्क्स ईच, तो 20 नंबर यहाँ पर हमारे पूरे हो जाएंगे। सेक्शन बी जो है 21 से लेकर 24 तक, वो जो है शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक आएगा। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो अच्छे से, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सेक्शन सी जो है वो 25 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जो जिस जैसे जैसे पैटर्न है आपके सामने दे रखा है। सेक्शन डी की बात करें, 30 से लेकर 33 तक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब सेक्शन ई की बात करी जाए, 34 से लेकर 36 से, इसमें क्या है कि सब क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और जो एक क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर का होगा। फिर ऐसे ही सेक्शन जो एफ है, लास्ट क्वेश्चन है, वो है 5 मार्क्स का मैप। मैप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैप से क्वेश्चन आते हैं, एक तो ज्योग्राफी का आएगा आपका और एक हिस्ट्री का आएगा। ठीक है, जो हिस्ट्री से आएगा वो 2 मार्क्स का आएगा, और जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे वो 3 मार्क्स के आएंगे। तो ऐसे ही 3 ज्योग्राफी के और 2 हिस्ट्री के मिला के हमारे 5 मार्क्स बनते हैं। और इसमें क्या है कि ओवरऑल चॉइस नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चंस के बीच में आपको चॉइस मिल जाएगी अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो क्या है कि जैसे कि मान लीजिए 37 क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, 37 क्वेश्चन तो मैप का है। ऐसा ही मान लीजिए कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा लेते हैं, 28 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं हम। 28 क्वेश्चन जो है उसके 2 क्वेश्चन दे देगा कि मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर पूछ लिया, और दूसरा क्वेश्चन दे दिया आपको ग्लोबलाइजेशन। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो सेक्शन ए की बात करी जाए, सेक्शन ए में जो वेरी शॉर्ट है उनको डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प्ड इन द कोलोनाइजेशन ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। जो कोलोनाइजेशन है, जो कॉलोनियल पावर्स थी, उनकी वजह से एशिया और अफ्रीका में क्या डेवलपमेंट, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि आपको पता है कि जो अंग्रेज आए थे, तो उसके साथ जो हुआ वो डिस्कवरीज करी थी उन्होंने बहुत सारी, जैसे कि रेडियो की, टेलीविजन की, ऐसे ही ट्रेन की। तो जैसे वो आए तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा किया। ठीक है, जैसे कि रेल इंट्रोड्यूस की थी, जो मुंबई टू थाने चली थी, तो वो ट्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट में आई। ठीक है, ऐसे ही हमारे को अलग अलग टेक्नोलॉजीज दी जिससे हमारा काम जो है वो फास्ट हुआ। तो इसका आंसर क्या है, सी, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। जो हमारा ट्रांसपोर्ट था उसको बेटर किया, जो टेक्नोलॉजीज थी वो अच्छी दी। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने 2 न्यूज़पेपर दिए थे। ठीक है, इसमें एक दे रखा है जिसका आंसर है केसरी। केसरी के अलावा जो दूसरा न्यूज़पेपर था वो था मराठा। तो मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और इसमें केसरी एग्जाम्पल नहीं दे रखा, जो ऑप्शन है उसमें केसरी नहीं दे रखा, उसमें मराठा दे दिया, तो आप मराठा को टिक करिएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मतलब बन सकते हैं, चाहे तो केसरी दे रखा होगा या फिर मराठा दे रखा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये चैप्टर 5 हिस्ट्री का है। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस वाला जो है उससे ले रखा है। ये 123 पेज नंबर जो है उस पे ये पिक्चर दे रखी है, वहां से उठा रखा है इन्होंने, सीबीएसई वालों ने क्वेश्चन। तो ऐसे भी रैंडम कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जिसका पिक्चर दे देंगे, आपको बतानी है किसकी है। तो ये जो है राजा रवि वर्मा जो हमारे पेंटर थे, उन्होंने बना रखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जो है वो है विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए, मतलब जो देख नहीं सकते। अब क्या है, इसमें देख के ही हम बता पाएंगे कि ये पेंटिंग किसकी है, लेकिन जो देख नहीं सकते उनके लिए क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग
वाज द ऑथर ऑफ द बुक गीता गोविंद, जो गीता गोविंद बुक थी उसके ऑथर कौन थे। ये क्वेश्चन आपके पास भी आ सकता है, ये तो इन्होंने सैंपल पेपर में दे रखा है, वैसे जनरली वैसे भी तो पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो जयदेव है। जयदेव ने गीता गोविंद जो बुक थी वो लिखी थी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें, ये है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, प्रिंट कल्चर है, सेकंड में मार्टिन लूथर के बारे में है, और जो ये थर्ड है बाइबल के बारे में, और फोर्थ जो है जॉन गुटेनबर्ग थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस कब करी। तो इनको हमें क्रोनिकली ऑर्डर में लगाना है, मतलब कि पहले कौन सा आया, फिर सेकंड कौन सा आया, थर्ड कौन सा आया, फोर्थ कौन सा आया, इसको समझते हैं। जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो सबसे पहले आई थी 1440s में, ठीक है। सेकंड जो है वो मार्टिन लूथर का था, ठीक है। मार्टिन लूथर का जो सिस्टम था वो था 1517 के, ठीक है। थर्ड जो है ये है थर्ड वाला जो बाइबल का मैसेज दिया था इन्होंने, ये था 16th सेंचुरी में, ठीक है। और जो लास्ट है प्रिंट कल्चर, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, वो था 1789 में। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को लगाए, पहले 1440, फिर है 1517, फिर 16th सेंचुरी, फिर है 1789। तो आंसर बन रहा है हमारा 4 2 3 और 1, 4 2 3 1। अब ऑप्शन में देखिए 4 2 3 1 कौन सा है, 4 2 3 1, तो ये है डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो आपसे पूछ सकता है, डिसेंडिंग भी पूछ सकता है, असेंडिंग भी पूछ सकता है, वो आपको सिर्फ देखना है। नेक्स्ट जो है आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको अब इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये तो सैंपल पेपर जैसे ये दे दिया, कोई रबी की जगह खरीफ कर देगा, खरीफ की जगह रबी कर देगा, ठीक है। टेम्परेचर को चेंज ऊपर नीचे कर देगा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इट इज ए क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फूड, फूड भी होना चाहिए और फूडर भी होना चाहिए, मतलब कि हम भी खाएं और जानवर भी खाएं। ऐसी कौन सी क्रॉप्स है, तो ऑप्शंस देखते हैं। व्हीट है जी बिल्कुल, मेज ये भी है, राइस एंड शुगर नहीं है। तो इसमें से एलिमिनेशन मेथड्स का यूज करेंगे, राइस हटा दी, शुगर केन हटा दिया, बचे दो। अब दो में से कोई भी हो सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज खरीफ करो। हाँ, यहां पर हमारा काम बनता है, खरीफ करो। खरीफ करो कौन सी है, मेज वाली, ठीक है। व्हीट जो है वो रबी क्रॉप है, अगर रबी क्रॉप होता तो हम व्हीट पे अटेम्प्ट करते, अब खरीफ क्रॉप दे रखे तो मेज, तो हमारा आंसर आ गया बी, मेज। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। जो हमने फॉरेस्ट पढ़े हैं, मतलब आगे भी हम वीडियो बना देंगे अगर आपको होगे तो, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट और परमानेंट फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट की बात क्या होती है, हाफ से ज्यादा जो है वो रिजर्व होते हैं, ठीक है। सेकंड जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो 1/3 होते हैं, और अनक्लास्ड जो है वो गवर्नमेंट भी कर सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। तो ये थे बिल्कुल तीनों, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अब इन्होंने पूछा है नोट करेक्ट। नोट करेक्ट क्या है, रिजर्व्ड। जो परमानेंट फॉरेस्ट है वो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। अब जो फॉरेस्ट, ये जो रूल्स बनाए हैं, ये प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर को रोकने के लिए बनाए हैं। अगर यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ टिम्बर को रोकना लिखा होता, मतलब कि प्रोटेक्शन लिखा होता यहाँ पर, तो ये भी लाइन ठीक थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर हो रहा है, तो ये गलत बात है। तो हमारा आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो ठीक है, ये जो बात है गलत है। प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर जो है परमानेंट फॉरेस्ट में नहीं होती। अब बात करी जाए हमारे 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन जो है इसमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो रिन्यू हो जाए। तो इनमें से रिन्यू कौन से हो सकते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। चलो पहला ही मिल गया हमें तो, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है। तो अब ए के साथ फर्स्ट कौन सा है, ए के साथ फर्स्ट एक तो ये है, ए के साथ फर्स्ट ये है। अब दो हमारे पास ऑप्शंस बच गए, ठीक है। इनको हम एलिमिनेट कर देंगे, काट देंगे, देखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड क्या है, बी का 4 है, इसमें भी बी का 4 है, तो ये भी देखना नहीं है। अब सी का 3 और सी का 2। अब सी क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब सी जो है ना हमारा नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज की बात करी जाए तो अब ये वाला देखना है और ये वाला देखना है। तो ओशन जो है वो नेशनल तो हो नहीं सकते, नेशनल क्या होंगे, रोड, कैनाल एंड रेलवे। तो सी जो है, सी का जो आएगा हमारे पास थर्ड है, ठीक है। ये वाला ऐसे मैच करेगा, ये वाला ऐसे मैच करेगा, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल का ये हो गया और इंटरनेशनल का ओशन हो गया। जैसे हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती हैं ओशन से, तो वो हो गया। तो अब क्या बन रहा है, A1B4, A1B4, ठीक है, ये हो गया। और C जो है, C जो हमारा वो C3, A1B4 C3 A। हमारा क्वेश्चन हो गया अटेम्प्ट, ठीक है। मतलब क्या है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन आप जब करोगे ना तो बहुत फास्ट फास्ट ये क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है। आपका काफी टाइम बचेगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग का जो बेल्जियम वाला कंसेप्ट था उसको समझते हैं। पावर शेयरिंग क्या था, उन्होंने
इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स थे, ठीक है, डच और फ्रेंच कम्युनिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाई, ये बिल्कुल बात ठीक है। सेपरेट गवर्नमेंट ऑफ ब्रुसेल्स थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी वो वन लैंग्वेज की थी, वन कम्युनिटी वन लैंग्वेज, ये भी ठीक है। अब सी की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो कि ये क्या कह रहे हैं, जो हमारी मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट को जवाब देना था सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये था, ये बेल्जियम का जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन उठा रखा है। तो ये बात बिल्कुल गलत थी। जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अपना वर्क कर रही थी, जो सेंट्रल थी जो वो अपना कर रही थी। तो इसमें क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सबऑर्डिनेट थी, वो उसके अधीन थी, ये बात गलत है। तो इसमें जो है हमारा आंसर आएगा सी, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है तो हमारी जो सी लाइन है वो ठीक है, सी लाइन जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन सीबीएसई वालों ने दे रखा है, आंसर दे रखा है इन्होंने ए, लेकिन आंसर जो ए है वो नहीं आएगा। क्यों? एजुकेशन जो है वो भी सेंटर और स्टेट के अंदर आती है, मतलब कि कॉन्करेंट लिस्ट जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि हमने पता है स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है, ठीक है। सेंटर में जो सेंटर के अंडर आते हैं, स्टेट में जो है स्टेट के अंडर आते हैं, और कॉन्करेंट में जो स्टेट और सेंटर दोनों के अंदर आते हैं। जो एजुकेशन है तो वो दोनों के अंदर आती है, ठीक है, स्टेट और सेंटर के, तो कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो फॉरेस्ट है ना, वो पहले क्या था, फॉरेस्ट जो था वो पहले स्टेट के अंडर देते थे, ठीक है। तो पहले की अगर बात करी जाए तो इसका आंसर होगा ए, सिर्फ एजुकेशन जो है वो सेंट्रल स्टेट के अंदर आ रही है। लेकिन अब जो फॉरेस्ट है ना वो स्टेट और सेंट्रल दोनों के अंदर है, तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है। तो इसका आंसर जो है वो ए भी है, बी भी है, तो इसका आंसर आएगा ए प्लस बी, जो ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है। अगर आप नेट पे भी चेक करोगे तो जो फॉरेस्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करी जाए, इसमें पूछा है इन्होंने फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में, जो हमारी फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसके बारे में। फेमिनिस्ट मूवमेंट का क्या मेन रीजन था? मोर पावर। ए में दे रखा है कि मोर पावर चाहिए थी उन्हें, गलत बात। वुमेन को मोर पावर, आदमी से ज्यादा पावर नहीं चाहिए थी, उन्हें सिर्फ अपनी इक्वलिटी चाहिए थी, कि जितने मैन को जो अधिकार है वही वुमेन को मिलना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला गलत हो जाता है यहाँ पे। सेकंड है एक्सक्लूसिव राइट्स, एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं चाहिए थे उन्हें। जैसे मैंने बताया कि इक्वल जो हक मैन को मिल रहा है वही वुमेन को, सेम वेजेस मिलना, ये सब जो था ये चाहिए था, तो एक्सक्लूसिव राइट्स भी नहीं चाहिए थे। थर्ड है फेमिनाइन एंड मस्कुलिन पॉइंट, दोनों पॉइंटों को रख रहे थे, वो दोनों पॉइंटों को नहीं रख रहे थे। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट था वो फेमिनिज्म को बढ़ावा दे रहा था, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ जो है इक्वालिटी, ये देखिए, इसको देखिए, इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ, जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे उनको रोकना चाह रही थी वो, ठीक है। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट का मेन रीजन क्या था? इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। अब तो इसका आंसर सी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11th जो है, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें बताना है कि करेक्टली मैच्ड कौन से हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है वो गवर्नमेंट किसके साथ बनाती है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे हम एनडीए बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक है, ऐसे तो हम लिख सकते हैं कि ए वाला करेक्ट है, लेकिन आगे भी तो देखेंगे। कांग्रेस जो है वो यूपीए की गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, यूपीए के साथ अलायंसेज हैं उसके, जो कांग्रेस है उसका अलायंस जो है वो यूपीए है, तो ये मैच नहीं कर रहा, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो फर्स्ट लेफ्ट विंग पार्टी है हमारी, ठीक है। तो सी का जो है वो लेफ्ट फ्रंट आएगा, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो एक रीजनल पार्टी है, ठीक है। अब आप मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, यहां से ही क्वेश्चन बना लिया एग्जामिनर, तो मिजो नेशनल फ्रंट, फ्रंट को देख के आप फ्रंट पे टिक मत करना। सीपीआई जो है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो लेफ्ट फ्रंट है, और जो मिजो नेशनल फ्रंट है ना वो हमारी एक रीजनल पार्टी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, असर्शन एंड रीजन आते हैं हमारे पास। असर्शन एंड रीजन में 12th क्वेश्चन में क्या बोला है? डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, बिल्कुल है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल भी है, और लेजिमेटिव गवर्नमेंट है, ये ए ठीक है, ठीक है। ए का पता चल गया कि अकाउंटेबल भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है, और लेजिमेटिव गवर्नमेंट होती है। अब सेकंड जो है इसका रीजन पढ़ते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी हैव रेगुलर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये बात बिल्कुल ठीक। डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, अब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, इन सब के, तो ये वाली बात ठीक है। अब ए और बी को हम मतलब असर्शन और रीजन को हम कंपेयर करते हैं, तो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट कब होगी? जब हमारे पास जो गवर्नमेंट बनाने का तरीके हैं उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। तो ए और आर दोनों ठीक है, और ए जो है जो रीजन है वो करेक्ट है, तो इसमें क्या आएगा? बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर जो है मतलब जो अच्छी एक्सप्लेनेशन, जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो है।
13 क्वेश्चन की बात करी जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन was protected and forested by Sri Lankans in the constitution। जब श्रीलंकन था, श्रीलंकन तमिल था, और वो वाला जो चैप्टर है उसमें क्या है कि कौन सा रिलीजन को वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो बुद्धिज्म को क्यों कर रहे थे। 70% जो है वहां की पॉपुलेशन जो है वो बुद्धिस्ट है, तो बुद्धिज्म को जो अपना जो रिलीजन था उसी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये सिंपल सी लॉजिक सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, ये आप कुछ याद भी ना करोगे ना, सिर्फ टेबल से निकाल लोगे। निकालते हैं इसको। बोल रहा है कि ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट हैज अटेंड मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन क्या होती है, 6 साल से लेकर 14 साल तक की एजुकेशन को हम एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। तो एलिमेंट्री एजुकेशन वाली ये जो है कॉलम, ये देखेंगे इसमें क्या है, सबसे ज्यादा कौन सी है, 83 मतलब केरला। तो केरला आंसर आ जाएगा, ना बिहार है ना हरियाणा है, ना हरियाणा केरला है, क्योंकि मैच कर नहीं रही, तो हमारा आंसर आता है केरला। ठीक है, डी जो ऑप्शन है केरला। नेक्स्ट जो है ये भी हम बिना किसी कुछ याद करे सिर्फ टेबल की हेल्प से निकाल देंगे। अब ये बोल रहे हैं कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल, मतलब कितनी परसेंट गर्ल जो है वो अटेंड नहीं कर रही स्कूल। तो गर्ल्स का मतलब फीमेल, ये वाली टेबल देखेंगे, काट दो इसको। सेकंड बोल रहा है परसेंटेज अटेंडिंग स्कूल, परसेंटेज अटेंडिंग स्कूल। अब इस वाले कॉलम को देखेंगे तो ये भी कट कर दिया। अब ये बोल रहा है 82 आंसर आ गया हमारा, 82 आंसर आ गया, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं 82। क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो, नोट अटेंडिंग, और ये क्या कर रहा है, अटेंडिंग। तो नोट अटेंडिंग का मतलब क्या है, 100% टोटल होती है हमारे पास, 82 माइनस कर दी तो हमारे पास 18% आ गई। आंसर आ गया डी हमारा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो टाइम भी कम लेंगे और आसानी से हो जाएंगे। अब 16 क्वेश्चन की बात करी जाए, 16 क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ओड वन आउट निकालना है, सारे पढ़ लो एक बार। ठीक है, आपको पता लग जाएगा डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन क्यों है, मेरा काम है समझाना। डी ऑप्शन क्यों है, ये आपका ट्रांसपोर्ट एंड मास मीडिया से है। तो इंडियन रेलवे जो है वो ट्रांसपोर्ट है, जेट एयरवेज वो है जो ट्रांसपोर्ट है, और जो मेट्रो है वो भी ट्रांसपोर्ट के अंदर आती है। लेकिन जो दूरदर्शन है ना वो मास मीडिया का है। ठीक है, न्यूज चैनल है एक टाइप से, तो ये अलग होगी, क्योंकि एक सारे तो ट्रांसपोर्ट है और जो एक बचा हुआ है वो मास मीडिया का है। तो डी जो है वो ओड वन आउट हो गया, तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर्स। इसका यूज कहां पे है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा है कि एक्टिविटीज, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो 3 टाइप की होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। इनको हम 1 बाय 1 समझ भी रखा है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, ये किसके अंडर आते हैं। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो होती नहीं, ठीक है, पॉलिटिकल वाली तो हमेशा अनऑर्गेनाइज होते हैं, जो जोक्स अपार्ट। सोशल एक्टिविटीज के अंडर भी नहीं होती, जो प्रोडक्शन है एक्टिविटीज, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज। अब हमने पढ़ा है कि एम्प्लॉयमेंट 2 टाइप की होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है कि जो हमारी जॉब सिक्योरिटी है वो होती है, अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं होती। ऑर्गेनाइज्ड में जो वेजेस अच्छी मिलती हैं। तो ये सब जो पॉइंट्स थे हमने पढ़े हैं, ये आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज, तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। तो अब 18th क्वेश्चन की बात करी जाए, 18th क्वेश्चन में क्या है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रोहन जो है 5 लाख का लोन लेता है। ठीक है, बैंक के पास जाता है, 5 लाख का लोन लेता है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। हमारा कोई भी कुछ भी नहीं है, इससे कुछ भी नहीं करना। ही हैज टू सबमिट पेपर्स ऑफ न्यू हाउस एंड सैलरी रिकॉर्ड टू द बैंक। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन आता है कि जो उसे है पेपर सबमिट करने हैं, ठीक है, नए हाउस के, और सैलरी रिकॉर्ड देना है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड एज। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मान लीजिए आप बैंक में जाते हो, 5 लाख लोन लेते हो, 12% का इंटरेस्ट है, कोई भी लेना देना नहीं है हमें इससे। लेकिन इसमें लेना देना क्या है, ही हैज टू सबमिट पेपर्स ऑफ न्यू हाउस, जो उसने हाउस लिया है उसके पेपर्स और सैलरी रिकॉर्ड उसको देना है। तो यहां से क्या है, इसे हम कोलेटरल बोलते हैं। जैसे हम कहीं से भी लोन लेंगे, फॉर्मल सेक्टर से या इनफॉर्मल सेक्टर में, तो कोलेटरल देना होता है। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में तो बेसिकली कोलेटरल देना होता है। तो ये कोलेटरल जो है, ये आंसर है हमारा बी। बात करी जाए 19th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसी अलो फ्री ट्रेड एंड वर्क ऑन म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। ट्रेड की बात कर रहा है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सीधा सा दिख रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड की बात होती है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि WTO है। IMF में क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी नहीं है। UPU में क्या होता है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, तो पोस्टल सर्विस का भी नहीं है हमें।
और FAO का मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर की बात नहीं हो रही, पोस्टल सर्विस की बात नहीं हो रही, मॉनेटरी फंड्स की बात नहीं हो रही, हमारे पास बात हो रही है ट्रेड की। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ए आंसर है हमारा। लास्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। जो हमारा चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स में, वहां से क्वेश्चन ले रखा है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? बैरियर्स को रिमूव करना। तो फर्स्ट जो है रिमूव बैरियर्स, बिल्कुल करेक्ट है। फॉरेन कंपनीज जो है वो फैक्ट्रीज लगा सकती हैं हमारे इंडिया में, यहाँ कहीं पर भी किसी भी कंट्री में, ये बात भी ठीक है। हैज अनेबल्ड ऑल कंपनीज टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट। अब ये जो बात है ये हो भी सकती है और नहीं भी, वो तो कंपनी पे डिपेंड करती है कि वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करे कम करे, जितना उनका बजट है उतना ही करेगी। तो सी वाली जो है ये नहीं है। और थर्ड जो है हैज लेसन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ग्लोबलाइजेशन का मेन रीजन ही होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा हो ना कि कम। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होगी तो ये भी बात भी गलत है। तो हमारी सेकंड और थर्ड बात ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे ही थर्ड ऐसे ही फोर्थ। और इकोनॉमिक्स हिस्ट्री और पॉलिटी की वीडियोस भी हम बनाएंगे ऐसे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आएंगे उनकी भी वीडियोस आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।